Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन को। ठीक है, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता चलेगा कि शेयर का सिलेक्शन कैसे करते हैं और ये हम सीखने वाले हैं वैल्यूएशन पार्ट में। अब वैल्यूएशन क्या होती है, किसी भी शेयर को जब आप देखते हो, जैसे मान लेते हैं एक XYZ शेयर है और उसकी कीमत है 100 रुपए, तो आप इसे कैसे जज करोगे कि ये 100 रुपए का सस्ता है या महंगा है? तो आप इसकी वैल्यूएशन करोगे। जैसे आप कोई शर्ट खरीदते हैं तो शर्ट में आप क्या देखते हैं? फैब्रिक देखते हैं, आप ब्रांड देखते हैं, कलर देखते हैं, फैशन देखते हैं, इन सबसे वैल्यू करते हैं उस शर्ट की कि शर्ट की कीमत क्या होगी। ठीक उसी तरह से शेयर की भी वैल्यूएशन की जाती है डिफरेंट पैरामीटर पे। तो वो पैरामीटर कौन से होते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की। देखो, आप अगर देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी शेयर में क्या होता है तो आप देखोगे उसकी अर्निंग रेशोज। मान लो अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कोई लॉस मेकिंग है तो लॉस मेकिंग कंपनी में नॉर्मली बाइंग नहीं करोगे ना, तो लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना चाहिए ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी कितना बेहतर अर्निंग कर रही है? तो अभी हम बात करेंगे EPS की, यानी अर्निंग पर शेयर। अब ये क्या होता है समझ लीजिए। देखो, कंपनी जब भी, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ आज। तो देखो, कंपनी ना जब बिजनेस करती है तो बिजनेस से जो उसका नेट प्रॉफिट होता है, जब उसे हम शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्निंग पर शेयर कहते हैं। इसे और इलेबरेट करता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ शेयर है, ठीक है, और 100 करोड़ का ही आपने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, तो आपने पर शेयर कितना रुपया कमाया? 1 रुपया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अर्निंग पर शेयर कहेंगे। अब मुझे ये बताइए, अर्निंग पर शेयर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है? कंपनी ग्रोथ कर रही है ऐसे पता चलेगा जब आप कंपेयर करेंगे, है ना। लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर मान लीजिए 10 रुपए था, इस बार 11 रुपए, तो ग्रोथ हुई नहीं हुई? तो कंपैरिजन करके ग्रोथ निकलती है। तो अर्निंग पर शेयर हमारा कितना होना चाहिए? अर्निंग पर शेयर होना चाहिए मिनिमम, ये इसके रेशोज बता रहा हूं मैं ना। तो अर्निंग पर शेयर 10% से 50% का जो राइज है वो अच्छा माना जा सकता है। अब ये जो अर्निंग पर शेयर है ये YOY यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस, QNQ क्वार्टर बेसिस पर देखा जा सकता है। यानी यहां पर हमारे लिए लर्निंग क्या है कि अर्निंग पर शेयर 10 से 15% तक बढ़ना अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखो कंपनी के पास ना जो इक्विटी होता है उस पर कंपनी ने कितनी ग्रोथ जनरेट करी है, ठीक है, यानी मैनेजमेंट रिसोर्सेस का कितना अच्छा यूज कर रहा है, कंपनी की एसेट्स को कितना बढ़ा रहा है, कंपनी की इक्विटी और कैपिटल कितना बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये हमें पता चलता है ROE से, ठीक है। तो ROE एक मेजर पैरामीटर माना जाता है कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए। कंपनी के रिसोर्सेस कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। तो ROE कंपनी का ना 20% एंड अबव बढ़ना चाहिए, तो ये अच्छा माना जाता है। अब आप ये समझिएगा कि अगर आपका शेयर सिलेक्शन गलत नहीं है तो पैसा बनता है सर मार्केट में,
मतलब देखो आपने ये तो लर्निंग ले ली ना कि अगर शेयर अच्छा है तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। हाँ इधर मतलब देखो नॉइस बहुत आएगा मार्केट में, सब बोलेंगे मार्केट। अभी अगर आप YouTube देखते हो ना, आज आप इंस्टा देखते हो, तो वहां पे डराने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग 19,000 का लेवल दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 19 बोलने वाले भी बहुत हैं, बहुत सारे तो अब 12 बोलने लग गए हैं। मेरा तो सर दर्द करने लगता है देखो। 12,000 लेवल बताते हैं मार्केट का कि भाई इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है ना, इस नॉइस से बचना होता है मार्केट में, तभी बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, तो ये भी लिख लिया। अब इसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो। देखो प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा रेशो है जो आपको बताता है कि किसी भी शेयर में अगर आपने 1 रुपया कमाना है तो आपने सामने से कितना रुपया लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं आप कंपनी में, अगर आपको बैंक एफडी में 6% का रिटर्न मिलता है तो आप कितने रुपए डालेंगे 6 रुपया कमाने के लिए? 100 रुपए डालेंगे। तो 100 रुपए के अगेंस्ट में 6 रुपए मिलेंगे ना आपको, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए डालेंगे? लगभग 17 रुपए, 17 रुपए या 16 रुपए मान लेते हैं टू बी प्राइसेस। 16-17 रुपए डालने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। ठीक है, तो पी क्या हो गया? 16-17 जो भी है ये पी हो गया। तो पी हमें बताता है कि हमें अगर साल का 6% से ज्यादा कमाना है तो पी कितना होना चाहिए कंपनी का? 20 से कम होना चाहिए भाई, तभी तो 20 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। या मान लेते हैं 10 रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट किए तो सामने से 1 रुपया आया मेरे पास, तो इसका मतलब है जिन कंपनी के पी 10 हैं उसमें मैं 10% कमा सकता हूं। ये एक ट्रेडिशनल लॉ है, जरूरी नहीं है कि जिसका पी 10 हो वो 10% ही कमा के देगा। ठीक है, रिटर्न वेरी करते हैं, पर ये एक ना मैं बोलूंगा ट्रेडिशनली एक तरीका है जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स यूज करते हैं। बड़े बड़े जो पुराने मार्केट में लोग हैं वो भी इस वैल्यूएशन से कंपनी को वैल्यू करते हैं, और समहाउ इसे समझना एक कला है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पर पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनके पी हमेशा हाई होते हैं। ठीक है, यहां एक एग्जांपल दूंगा मैं। तो ऐसा मान लीजिए कि एक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए। अब हमें देखना है कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और इस स्टॉक का जो ईपीएस है वो है 20 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? तो यही पी है, यानी प्राइस अर्निंग रेशो यही है। अब यहां पर मैंने कंपनी में डाल दिए 100 रुपए, तो मुझे परसेंटेज में कितना रिटर्न मिला? 20%। भाई 20% मिलेगा ना, तो डिवाइड कर देना इसे। तो ये लेंसकार्ट 200, ये न्यू एज कंपनीज है ना सर, इनके पी हमेशा हाई होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 20 का पी हो गया ये, सॉरी इसमें 20% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, यही बोल सकते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लो पी कंपनी होती हैं वो क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है ना वो। अब यहां पर एक एक्सेप्शन भी समझ लो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक, ये जो सेक्टर है ना इनके पी हमेशा हाई होते हैं। तो इन कंपनीज को जब भी एनालाइज करोगे आप पी रेशो नहीं देखोगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? परफेक्ट। अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकला कि लो पी शेयर्स अच्छे होते हैं और इनके हमेशा हाई पी होंगे। नोट करिए। अब देखो, जब आप ना कंपनी के पी को देखते हो तो उसके सेक्टर को भी देखना चाहिए, सेक्टर भी पी होता है। अब ये सेक्टर पी बताता है कि सारे सेक्टर में जितनी कंपनीज हैं उनका एवरेज पी कितना है, और इसे कंपनी से आप क्या करो? कंपेयर कर लो। मान लेते हैं
XYZ एक कंपनी है, उसका P रेशो है 50 और ये जो सेक्टर है, इसी सेक्टर का जो P है वो है 40। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो शेयर है वो सेक्टर के P से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयर महंगा है। पर अगर मान लेते हैं एक ABC शेयर है जो इसी सेक्टर में काम करता है और उसका जो P है वो है 20, तो ये जो 20 है ये सेक्टर से कम है ना, तो ये अट्रैक्टिव हुआ, ये एक्सपेंसिव हुआ। नहीं, वो तो डिपेंड करता है सर, और भी फैक्टर्स पे करता है। अब बात करेंगे बुक वैल्यू की। देखो बुक वैल्यू भी ना एक तरीका होता है कंपनी की वैल्यूएशन करने का। तो बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कंपनी के पास अपना खुद का पैसा कितना है वो बुक वैल्यू है। कंपनी के पास जो उधार है वो लायबिलिटी है, यानी उधार देने के बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी की बुक वैल्यू है। नेट एसेट वैल्यू कहते हैं इसे। तो अब यहां पर जो बुक वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा कंपनी के प्राइस के अगेंस्ट में कंपेयर की जाती है, ताकि ये समझ पाए कि बुक वैल्यू के अगेंस्ट में शेयर कितने मल्टीपल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो बुक वैल्यू समझ में आई। अब दूसरा है पीबी रेशो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं इसे, प्राइस टू बुक। अब देखो, मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस कंपनी का है 100 रुपया और जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो भी है 100 रुपए, तो इसका मतलब है बुक वैल्यू कितनी हो गई? 1x हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइस टू बुक, यानी बुक के अगेंस्ट में प्राइस कितने मल्टीपल पे काम कर रहा है। और बुक वैल्यू होती है नेट एसेट वैल्यू, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 4x और एंड अबव हो जाएगी ना, तो वो शेयर एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करना है। अब यहां पर सेम वे लॉ लागू होगा कि FMCG, IT, फार्मा एंड बैंकिंग, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, इनकी जो बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा कम होती है। तो इनकी बुक वैल्यू भी आप नहीं चेक करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखिए यहां पर बुक वैल्यू क्या है? 100 रुपए। अब जो कंपनी का मार्केट प्राइस है वो कितना है इसी कंपनी का? 100 रुपए। तो बुक वैल्यू के अगेंस्ट में शेयर का प्राइस कहीं महंगा तो नहीं है। अब ऐसा समझो ना, आप 100 रुपए का नोट है, मार्केट में 100 रुपए के नोट के लिए 100 रुपए से ज्यादा थोड़ी दोगे आप। पर कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी 100 रुपए की वैल्यू पर ही हमेशा काम थोड़ी करेगी। अगर उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपए है तो ऊपर रहेगी, प्रीमियम पे रहेगी। तो मार्केट में बुक वैल्यू से कितना गुना ज्यादा प्रीमियम है, इसी को कहते हैं प्राइस टू बुक। तो यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं। ठीक है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही है, पर अगर 100 रुपए की चीज 400 में बिके तो इसका मतलब है 4x हो गया। अवॉइड करना है ऐसी कंडीशन में।